हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितना पढ़ाया हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हिस्सा है वो आपको समझ में आया होगा। नस्ट इक्वेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस पे बेस्ड नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ और रिलेशंस पढ़ेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टर्म्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जो नस्ट इक्वेशन में पढ़ने जा रहे हैं, हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी ई ऑफ सेल। हम यहाँ ई ऑफ सेल लिखते थे, लेकिन ई असली में नस्ट इक्वेशन ई इज इक्वल टू आता है ई ऑफ व्हाट, ई ऑफ एनी मेटल एन प्लस अपॉन एम इज इक्वल टू ई जीरो ऑफ दैट मेटल माइनस 0.059 होल अपॉन एन लॉग ऑफ, आपने कहा था 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये याद होगा। और ये सारी बातें हो रही थी एट 298 केल्विन पर। टेम्परेचर आपको 298 केल्विन फिक्स है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि समझ में आएगा आपको कि सर ये जो चीज़ है यहाँ पर जो mn प्लस ऑब्लिक m लिखा है, इसका क्या मतलब है। mn प्लस ऑब्लिक m का मतलब है कि mn प्लस जो है वो m में तब्दील हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने n इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन्स लेता है, गेन करता है, तो वो प्रोसेस रिडक्शन हो रही होती है। इसका मतलब ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन के टर्म्स में लेते हैं, लेकिन यहाँ इसको अगर n प्लस पहले है और m बाद में, यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस मेटल की। यहाँ पे E0 है, तो यानी कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर मेटल की। हाँ, इसका मॉडिफाइड फॉर्म हमने पढ़ा था, वो हमने ई ऑफ सेल पढ़ा था। E0 ऑफ सेल कर देते थे, बाकी चीज़ें यहाँ ऊपर ऑक्सीडेशन का टर्म रखते थे, यहाँ नीचे रिडक्शन का। लेकिन जब हम ये लिखते हैं तो इसका एक हिस्सा ये भी आएगा, E इज इक्वल टू एम एन प्लस होल अपॉन एम इज इक्वल टू E0 ऑफ एम एन प्लस होल एम मीन्स एम एन प्लस अपॉन एम, ये रिडक्शन है। यहाँ प्लस का भी साइन कभी कभी देखने को मिल सकता है आपको। अगर ये प्लस का साइन है तो ये डिनोमिनेटर लॉग का ऊपर और ये नीचे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और लॉग ऑफ हो जाएगा एम एन प्लस, ये भी चीज़ आ जाएगी। यहाँ से क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि ये जब ऊपर चला गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। आप जब प्लस वाला साइन देखेंगे, मैं अक्सर कहता हूँ यहाँ माइनस होके ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन रहेगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस देखेंगे तो देखेंगे ऊपर रिडक्शन चला जाएगा, नीचे ऑक्सीडेशन आ जाएगा। तो प्लस, ऐसा मत सोचिएगा कि प्लस और माइनस कहीं पे गलती हुई है, ऐसा कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये तो हो गया आपका नस्ट इक्वेशन का फॉर्मेट। लेकिन आपका जो ई ऑफ सेल आप निकालते हो, मैंने आपको कहा था ई ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 होल अपॉन एन लॉग ऑफ, और मैंने कहा था जो ऑक्सीडेशन वाली इलेक्ट्रोलाइट होगी वो ऊपर रखिएगा और जो रिडक्शन वाली इलेक्ट्रोलाइट होगी वो नीचे रखिएगा। याद करिएगा, मैंने ये भी कहा था कि जितना इसका, अगर ये दोनों के चार्जेस सेम हैं तब तो कोई बात नहीं है। जो दोनों के चार्जेस हैं, जैसे कॉपर प्लस, यहाँ पे है आ गया जिंक +2 और यहाँ कॉपर +2, तो एन की वैल्यू भी +2 ही हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर चार्जेस अलग अलग हैं, एक जगह एल्युमिनियम 3+ है और एक जगह कॉपर 2+ है, तो जो इसका चार्ज होगा वो इसकी पावर बन जाएगी और इसका चार्ज इसकी पावर बन जाएगी। तो इन दोनों के जो चार्जेस होंगे उनका एलसीएम n लेंगे। ये ट्रिक है, लेकिन कई बार वो ट्रिक भी काम नहीं करती कुछ क्वेश्चंस में, वो भी आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस वाले एक्सप्रेशन, जो मैंने पहले वाला एक्सप्रेशन लिखा, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए किसी का जो मॉडिफाइड रिडक्शन पोटेंशियल है, मॉडिफाइड रिडक्शन पोटेंशियल क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो गई है, तभी नस्ट इक्वेशन कम्स इन प्ले। अब आप ये कहोगे अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो ये देखिए जुड़ रहा है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती है। तो ये बात जानिएगा कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद ये इक्वेशन, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है हमारी ये वाली है, इसी पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस पे मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है ऊपर वाले से कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होगा,
तो वो इंक्रीज करेगा। ये बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं ये अपना मॉडिफाइड फॉर्म नर्स्ट इक्वेशन की, और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कुछ यूं है, मान लीजिए न्यूमेरिकल है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल का, कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन करना है कि छोटा सा क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपको एक सॉल्व करना है क्वेश्चन, और नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट ई ऑफ सेल। क्वेश्चन है कैलकुलेट ई ऑफ सेल, कैलकुलेट ई ऑफ सेल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे आपको ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, और सेल कुछ इस तरह से है, mg सॉलिड स्लैश mg2 प्लस 0.001 मोलर सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस 0.0001 मोलर स्लैश कॉपर सॉलिड। ये आपका है। अब यहाँ पे दिया हुआ गिवन भी है कुछ चीज़ें आपके लिए। गिवन क्या है वो भी देख लीजिए। गिवन है कि E0 ऑफ, आपको E0 ऑफ mg, मैं तो mg लिख के देता हूँ लेकिन बुक में ऐसे भी लिखा मिल सकता है, E0 ऑफ mg प्लस 2 और mg। इसका मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल ही है, mg प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके mg बना लिए, बात तो वही है। तो अगर E0 ऑफ mg लिखा है या ये लिखा है, बात एक ही है। ये आपको दिया हुआ -2.37 वोल्ट, और इसी तरह से E0 ऑफ कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर की वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। अब हमको E0 पता करना है, तो सॉल्यूशन जरा देखिए किस तरह से इसके सॉल्यूशन को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो नर्स्ट इक्वेशन होगी इसके लिए वो हो, सबसे पहले आपको ये E0 ऑफ सेल पता कर लेना है। सबसे पहले कुछ इस क्वेश्चन के लिए E0 ऑफ सेल, तो E0 ऑफ सेल को मैंने बोला है, E0 ऑफ सेल हमेशा होता है E0 ऑफ राइट वाला माइनस E0 ऑफ लेफ्ट वाला, यानी E0 ऑफ कॉपर वाला माइनस E0 ऑफ किसका, मैग्नीशियम वाला। और E0 ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.34, और E0 ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ -2.37। यानी इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारी पास E0 की वैल्यू आएगी वो दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगी 2.71। ये 2.71 वोल्ट E0 की वैल्यू आ गई। तो अब हम पुट करते हैं, सिंस E इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 होल अपॉन n लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन वाला, हमेशा लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन वाला होता है, तो लॉग ऑफ mg प्लस 2 की कंसंट्रेशन होल अपॉन कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिएगा दोनों के चार्जेस सेम है, कोई अदला बदली पावर्स की नहीं होगी, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये भी Nb2 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी E ऑफ सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आई है, ये जो E0 ऑफ सेल आई है, ये आई है 2, हमने पहले ही निकाल लिए 2.71 माइनस लॉग 2.71 0.059 होल अपॉन n की वैल्यू हो गई 2 क्यों, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और यहाँ भी है, और आगे आपका लॉग ऑफ mg प्लस 2 की कंसंट्रेशन वो है 0.001, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3 होल अपॉन कॉपर की 0.001, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -4। अब ये वैल्यू हो गई 2.71 माइनस 0.059 होल अपॉन 2, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो log 10 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो अब मुझे इसको 0.059 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल हैव 2.71 माइनस 0.02955, ये इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 0.02955 आएगा, और इसको जब मैं माइनस करके लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट्स। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड। हम इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिलेशंस हमारे बचे हुए हैं, पहले हम उसको कर लें, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो जो अगला टॉपिक है हमारा, जो अगला टॉपिक हमको करना है, वो अगला टॉपिक हम उस पर चलते हैं। वो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या, हम रिलेशन बिटवीन E0 एंड Kc, क्या
ऐसा भी है कि E0 और Kc में भी कोई रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन E0 एंड Kc? Kc वही हमारा, Kc हमारा जो टर्म होता है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, पढ़ते हैं हम आगे, लिखते हैं रिलेशन बिटवीन E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल एंड साथ में Kc हम आप सब जानते हैं कि Kc क्या होता है। अगर ये बात जानिए कि नॉन्स्ट इक्वेशन में मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ये रफ समझिएगा आपको समझाने के लिए, कि अगर नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना है तो असल में नॉन्स्ट इक्वेशन E ऑफ सेल इज इक्वल टू, याद रखिएगा जो लिखने का तरीका, या असली नॉन्स्ट इक्वेशन है वो मन में याद रखिएगा, E सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल 0.059 होल अपॉन n लॉग ऑफ QC होता है। QC वही Kc का ही टर्म होता है। और मैंने बताया था Kc क्या होता है कि अगर AA प्लस BB बन रहा हो CC और DD और ये इक्विलिब्रियम ना आया हो, तो अगर हम ये वाला टर्म लिखें अगर हम ये वाला टर्म लिखें C की पावर, प्रोडक्ट की पावर स्मॉल c, D की पावर स्मॉल d होल अपॉन A की पावर स्मॉल a और B की पावर स्मॉल b, तो ये जो टर्म है जिसको हम Kc लिखा करते थे वही हो जाएगा QC। कब हो जाएगा? जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुई हो। लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, अगर वो इक्विलिब्रियम अचीव हो गई तो यही वो जो QC है वो Kc बन जाएगा। वही QC Kc में कन्वर्ट हो जाएगा, वही टर्म रहेगा। लेकिन उस समय उस टर्म को हम Kc नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? QC नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? Kc कहेंगे। तो हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो QC के फॉर्मेट में होता है, लेकिन व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव तो वो Kc हो जाता है। और आपको ये पता है कि अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं फ्लो ही नहीं कर रहा होगा, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं फ्लो नहीं कर रहा होगा तो ये E ऑफ सेल 0 हो जाएगा, पक्की बात है। करंट फ्लो ही नहीं होगा तो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 हो जाएगा। तो आपने कहा व्हेन सेल इज इन इक्विलिब्रियम, सेल इज इन, मैं फिर से बता रहा हूं क्या पढ़ा रहा हूं मैं, रिलेशन बिटवीन ई सेल E0 ऑफ सेल एंड Kc पढ़ा रहा हूं। व्हेन सेल इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सेल इक्विलिब्रियम में होगा, तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0 आएगा, E ऑफ सेल 0 आएगा। और अगर E ऑफ सेल 0 आएगा तो आपका सिंस E ऑफ सेल जो होता है इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n होता है लॉग ऑफ, या हम असली वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, E ऑफ सेल इज इक्वल टू, वो भी ठीक है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 होल अपॉन n लॉग ऑफ, और आपका इक्विलिब्रियम आ गया तो ये यहाँ पे आपका यहाँ पे Kc आ गया, और Kc के केस में E0 ऑफ सेल तो 0 हो गया। ये बात समझ में आ गई। मैं इस वाले टर्म को इस तरफ लेके चला जाऊं, फिर से देखिएगा, मेरा ये टर्म हुआ करता था लेकिन अब मेरा यहाँ पे जो QC था वो Kc में कन्वर्ट हो गया है। और जब इक्विलिब्रियम अचीव ही हो चुकी है इक्विलिब्रियम में, तो E0 ऑफ सेल रहेगा ही नहीं, कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का 0 है। उस केस में ये जो E0 ऑफ सेल होगा, दिस E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, 0.059 होल अपॉन n लॉग ऑफ Kc हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। और अगर ये लॉग ऑफ Kc हो गया तो हमारा जो रिलेशन हो गया वो आप ये कह सकते हो कि Kc इज इक्वल टू, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहो या ये रिलेशन भी चलेगा। इस रिलेशन को हम याद कर लें और इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड कर सकते हैं। कभी कभी Kc की वैल्यू पता करने के लिए कहा जा सकता है, तो Kc की वैल्यू याद करनी हो तो n को यहाँ भेज दीजिएगा, इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा और इसका एंटी लॉग निकाल दीजिएगा। Kc की वैल्यू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा और एंटी लॉग निकाल लेंगे तो Kc की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल दिस इज द रिलेशन बिटवीन E0 of cell and Kc. Now moving to the next part, relationship between किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बल्कि कहनी चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी भी चलेगा, गिब्स फ्री एनर्जी एंड
ई ऑफ सेल। ई ऑफ सेल कब निकलता है? ई ऑफ सेल तो नस्ट इक्वेशन से पता चलता है जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। और ई जीरो ऑफ सेल कैसे पता चलता है? ई जीरो ऑफ सेल पता चलता है ई जीरो ऑफ आर माइनस ई जीरो ऑफ एल। तो ई जीरो ई ऑफ सेल से पता करना है। अगर आपको ये रिलेशन पता करना है तो आप ये जानिए कि गिब्स फ्री एनर्जी वही होती है कि द यूजफुल एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड फॉर द एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड फॉर यूजफुल वर्क, उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। एन एफ ई, तो ये हमारा पहला रिलेशन याद कर लीजिएगा। ये किसके किसके बीच में? ये डेल्टा जी और ई के बीच में। लेकिन अगर ये ई की जगह ई जीरो हो जाए, ई की जगह ई जीरो हो जाए, वेयर एज ऑल्सो देर इज वन चांस, अगर यहाँ पे डेल्टा जी जीरो कभी खुदा ना खास्ता पता करना हो, डेल्टा जीरो इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई जीरो। तो ये आपकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। इसी की तरह अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप बिटवीन, अगर आप बात करो कि केसी, अभी तो आपने गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ के बीच में रिलेशन पता किया, क्या ऐसा भी कोई हो सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ नहीं बल्कि रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ तो हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड केसी। केसी और डेल्टा जी के बीच में भी क्या कोई रिलेशन हो सकता है? तो हो सकता है। क्या हो सकता है? रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू -2 डेल्टा जी जीरो। एक्चुअली केसी आ गया, तो अगर केसी आ गया तो डेल्टा जी नहीं रहेगा, तब डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू -2.303 RT log केसी। ये याद रखिएगा अच्छे से कि ये वैल्यू किसकी होती है? ये इसकी होती है। अब करते क्या है वो कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जैसे आपको दिया था, जैसे आपको अभी नस्ट का क्वेश्चन मैंने आपसे कराया, नस्ट इक्वेशन एक कराई ना मैंने अभी भी आपसे, जो नस्ट की क्वेश्चन मैंने आपसे कराया उसी में वो क्या कर देंगे, ये नस्ट का इक्वेशन मैंने कराया, इसी नस्ट के इक्वेशन में वो क्या कर देंगे, क्वेश्चन यही देंगे कि कैलकुलेट ई ऑफ सेल नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी। आपको ये डेटा दे दिया तो गिब्स फ्री एनर्जी से पहले आप ई ऑफ सेल पता कर लीजिए। ई तो आपको लगेगा अरे गिब्स फ्री एनर्जी तब पता चलेगी जब हमें ई ऑफ सेल पता चलेगा, और या केसी पता लगेगा, तो इससे केसी तो पता नहीं लग सकता, हाँ ई ऑफ सेल पता लग जाएगा। अगर ई ऑफ सेल पता लग गया, अगर ई ऑफ सेल हमारा ये निकल गया, तो इसका मतलब इस रिलेशन से हमें, इस रिलेशन से पहले वाले रिलेशन से ई ऑफ सेल यहाँ पे रख करके, ई ऑफ सेल यहाँ रख करके हम एन की वैल्यू, आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही होगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सेल में ट्रांसफर हुए हैं। ये फेराडेज कांस्टेंट है एफ यानी फेराडेज कांस्टेंट वही 96500। यहाँ पे ये वैल्यूज रख करके हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर ई जीरो कुछ कहीं की स्टैंडर्ड, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं, तो वहाँ पे ई जीरो ऑफ सेल निकालना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? ई जीरो ऑफ सेल निकालना ई जीरो ऑफ आर माइनस ई जीरो ऑफ एल से निकाल लेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे और डेल्टा जी जीरो निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे हो सकता है कि केसी की वैल्यू पूछ ले और डेल्टा जी की वैल्यू दी हो, तो वही पुट करके एंटी लॉग वगैरह या निकाल करके कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है आपको ईएमएफ दिया हो और ईएमएफ ई जीरो ऑफ सेल दिया हो और आपको डेल्टा जी जीरो पूछे, तो तब तो ऊपर वाला ही सही है, यहाँ पे क्यों आएंगे? तो ये कई रिलेशन से जहाँ पे मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये 3 इक्वेशन आपको याद रहने चाहिए नस्ट इक्वेशन के अलावा, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे कि अगला न्यूमेरिकल हमारा, एक और न्यूमेरिकल करेंगे जो थोड़ा सा अलग है। मैंने चुना है कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल आज कराएं, तो वो न्यूमेरिकल कुछ यूँ है। तो मेरा जो न्यूमेरिकल 2 है, न्यूमेरिकल 2 इट गोज़ लाइक दैट। न्यूमेरिकल 2 आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे साथ साथ में, और सब जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ये कहता है अ वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट set at 298 Kelvin with the following half cells, half cells। वो हाफ सेल्स कौन से हैं? एल्यूमिनियम 3+, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो 0.3
001 मोलर और साथ में डबल स्लैश दिया हुआ है निकल या निकल, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस इतना दिया हुआ है, इस तरह से नहीं दिया हुआ है। ये दिया हुआ है वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट 298 केल्विन विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स। एक हाफ सेल इसमें क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है एल्युमिनियम Al3+, इतना लिखा हुआ है, और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे दे दी है 0.001 मोलर। कुछ नहीं बताया कौन लेफ्ट में है राइट में है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दूसरा लिखा हुआ है निकल Ni+2, जरा समझिएगा बात को, 0.50 मोलर। इसमें से आपको खुद ही बनाना है। और E0 ऑफ निकल गिवन दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट E0 ऑफ निकल इज इक्वल टू -0.25 वोल्ट, और E0 ऑफ जो एल्युमिनियम लिखा हुआ है वो -1.66 वोल्ट लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपका न्यूमेरिकल है, ये वाला पार्ट आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्या पता करना है ये भी समझ लीजिए। वो कह रहा है कैलकुलेट द सेल वोल्टेज। तो सेल वोल्टेज का मतलब E ऑफ सेल पता करना, क्योंकि कंसंट्रेशन बदली हुई है। कैलकुलेट ये पता करना है। जब हम इसमें बढ़े सॉल्यूशन की तरफ, तो जरा देखिए सॉल्यूशन की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो क्या करेंगे। आपको नहीं पता कि सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये पता है कि एल्युमिनियम Al से +3 में बदल रहा है एल्युमिनियम Al से +3 में बदल रहा है, और यहाँ पे निकल +2 में बदल रहा है। तो क्या ये सही है? इस तरह से क्या आपको कोई हाफ सेल पता लगेगा कि कौन सा लेफ्ट में जाएगा या कौन सा राइट में जाएगा, किस तरह से रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा। आपने कहा कि सर यहाँ पे एल्युमिनियम Al+3 में बदल रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन जैसा ही हो रहा है। सर यहाँ निकल N+2 में बदल रहा है, यानी ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देके बदल रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो बड़ा घन चक्कर हुआ बात। तो ये कैसे हम पता करेंगे, सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जाएगा, कौन सा रिडक्शन हाफ सेल में जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि हम E0 ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के ये बात पता कर सकते हैं, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी आपको। तो यहाँ पे जो E0 ऑफ निकल दिया हुआ है वो देखिए दिया हुआ -0.25, और E0 ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ -1.66। मैंने आपसे कहा था जिसका E0 कम होता है वो उसका ऑक्सीडेशन आराम से हो जाता है, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन आराम से हो जाता है। तो इन दोनों में कम वैल्यू वाली कौन सी है? अगर आप इन दोनों में वैल्यूज देखो तो इन दोनों में कम वैल्यू किसकी है? तो ऑफ कोर्स इससे कम ये है, क्योंकि नेगेटिव साइन जिसका ज़्यादा होगा उतना ही वो छोटा होगा। तो यानी कि एल्युमिनियम जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन दोनों में कम वैल्यू किसकी है? एल्युमिनियम इसकी है, तो ये यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप लिखोगे सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज जरा फटाफट रिप्रेजेंट कर देते हैं। एल्युमिनियम, ये बात पक्की है कि ऑक्सीडेशन, यानी कि इस सॉल्ट ब्रिज के इधर एल्युमिनियम वाला पार्ट आएगा और इधर आपका निकल वाला पार्ट आएगा। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं? जरा सोचिए। जब कभी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हमारा मेटल आता है, तो यानी कि एल्युमिनियम पहले आएगा, फिर उसकी इलेक्ट्रोलाइट आती है, तो यानी एल्युमिनियम, हो सकता है वो क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने के लिए भी दे दें, एल्युमिनियम +3 आएगा। फिर उस एल्युमिनियम +3 का आपको 0.001 मोलर आपकी उसकी कंसंट्रेशन लिखनी होगी। फिर सॉल्ट ब्रिज आएगा, फिर इसका इलेक्ट्रोलाइट आएगा, यानी कि निकल +2 आएगा। निकल +2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.50 m है। उसके बाद लास्ट में उसका इलेक्ट्रोड आएगा निकल का, और निकल सॉलिड आ जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको अब निकालना है E0, सिंस आप लिखोगे E ऑफ सेल, वही नॉन्स्ट इक्वेशन, इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 होल अपॉन n लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन वाला ऊपर, Al3+ की कंसंट्रेशन ऊपर, होल अपॉन निकल वाले आयन की कंसंट्रेशन नीचे। और मैंने कहा था इसका जो चार्ज है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इसका चार्ज यहाँ चला जाएगा और इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा। याद करिए, ऐसे मैंने बताया था। तो ये तो हो गया। अब n की वैल्यू, हेयर n इज इक्वल टू 6। कैसे 6? मैंने कहा था अगर ये दोनों अलग अलग है तो इनका आप एलसीएम ले लीजिए। n की वैल्यू 6। तो ये अब क्या निकालना है आपको? नाउ आपको एक E0 ऑफ सेल निकाल लीजिए। E0 इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। E0 ऑफ सेल
इज इक्वल टू E0 ऑफ राइट वाला माइनस E0 ऑफ लेफ्ट वाला. E0 ऑफ राइट वाला इज निकल एंड E0 ऑफ लेफ्ट वाला इज एल्युमिनियम. माइनस कर लीजिए. E0 ऑफ राइट वाला E0 ऑफ निकल आपको दिया हुआ है -0.25 माइनस E0 ऑफ एल्युमिनियम हो गया -1.66 वोल्ट. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस होंगे तो ये आगे आपका आ जाएगा 1.41 वोल्ट. तो ये आपका E0 ऑफ सेल हो गया. अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं. अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, इसी इक्वेशन को, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को लिखूं तो मेरा आ जाएगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल. मेरा कितना आया 1.41. देखिए आया 1.41. कैसे E0 ऑफ सेल निकालते हैं? वही E0 ऑफ R माइनस E0 ऑफ L से निकालते हैं. तो 1.41 हो गया माइनस 0.059 होल अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई. लॉग ऑफ एल्युमिनियम की कंसेंट्रेशन 0.001 तो 10 टू द पावर -3 और इसकी भी पावर थी कुछ 2, ये 2 हो गया. होल अपॉन यहाँ पे 0.5 है इसकी कंसेंट्रेशन और इसकी पावर आ गई आपकी 3. तो दिखाइए आपको कि E0 सेल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा कि यहाँ पे इसकी पावर 2 कर दी, आपस में अदला बदली थी, दोनों की कंसेंट्रेशन आपने पुट कर दी. अगर आप इसको सॉल्व करने चलते हो तो सॉल्व करने पे इस पूरे को सॉल्व करेंगे आप कि 1.41, फिर इसको 0.059 को आप 6 से डिवाइड करिए और इस पूरे पार्ट को सॉल्व करिए. तो पूरे पार्ट को सॉल्व करने के बाद जो आपकी सबको वैल्यू लॉग वॉग निकालना मैंने आपको बताया है, जो पूरी वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1.4602 वोल्ट. तो ये आपका E ऑफ सेल, आपका ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का. तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जब चार्जेस सेम हो तब पिछला क्वेश्चन था, अभी चार्जेस मैंने अलग अलग लेकर के क्वेश्चन दिखाया कि किस तरह से होगा. इसके बावजूद भी कई बार केसेस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं जिसमें समझ में ही नहीं आता कौन सा राइट वाला कौन सा लेफ्ट वाला और किस तरह से हम उसको प्रोसीड कैसे करेंगे आखिर में. मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में दिया रहता है वो क्वेश्चन कि उसको सॉल्व करना सच में अपने आप में एक, जो ढंग से जिसने एक बार पढ़ा होगा वही कर पाएगा. तो मैं वैसा एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा अपने आप में समझने वाला है कि किस तरह से करेंगे. तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. इसी नॉन्स्ड इक्वेशन पे आज न्यूमेरिकल जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है वो कुछ यूं जाएगा. न्यूमेरिकल है, अगर हम इस न्यूमेरिकल को लिखें तो न्यूमेरिकल है राइट. वो कह रहा है, केवल ये कह रहा है कि कैलकुलेट E0, कैलकुलेट कुछ E ऑफ सेल, कैलकुलेट क्वेश्चन है कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल of the following electrochemical cell, of the following electrochemical cell at 298 केल्विन. क्वेश्चन ये है कि Fe का S स्लैश Fe2 प्लस 0.001 मोलर डबल स्लैश H प्लस 1 मोलर सिंगल स्लैश हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार लिखा हुआ है 1 बार और प्लैटिनम सॉलिड. सर ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है इतना सारा? यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये है, ठीक है. रिडक्शन हाफ सेल ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है. चूंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट के बाद इलेक्ट्रोड लिखा था और इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस का है. तो गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? अगर हम उसको प्लैटिनम बार पे ब्लो कराएंगे, उसको उस हाइड्रोजन गैस को अगर हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस को ब्लो कराएंगे तब वो हम कहेंगे कि हाँ वो इलेक्ट्रोड बन गया. अब इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पे तो चार्ज 1 प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 1 है और ये आपस में कैसे करेंगे? तो सिंपल सी यहाँ पे दिख रहा है कैसे है. तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, सॉल्यूशन में लिखेंगे. कैसे सॉल्यूशन में लिखेंगे? सिंस E ऑफ सेल, सिंपल है ये, E0 ऑफ सेल
माइनस 0.059 होल अपॉन n लॉग ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला हो गया Fe+2 और यहाँ पे रिडक्शन वाला हो गया H+। यहाँ भी वही चीज़ है, इसका कंसंट्रेशन, इन दोनों का यूनिट्स अलग अलग हैं, चार्जेस अलग अलग हैं, तो इसका चार्ज यहाँ पावर बन जाएगा, इसका चार्ज यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ गिवन दी हुई है, यहाँ पे मैं गिवन वाली चीज़ें लिख देता हूँ कि गिवन है क्या गिवन है, E0 ऑफ Fe, E0 ऑफ Fe तो आपको प्रोवाइडेड रहेगा, वो है माइनस 0.44 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है, E0 ऑफ Fe आपको लिखा हुआ है। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, आपने पहले E0 ऑफ सेल निकालना है। सिंस E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ राइट वाला यानी हाइड्रोजन वाला माइनस E0 ऑफ लेफ्ट वाला यानी कि Fe वाला, और E0 ऑफ राइट वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 लिया जाता है हाइड्रोजन का, और Fe का आ गया माइनस 0.44 वोल्ट। ये दोनों चीज़ें हो गई मिला करके 0.44 वोल्ट। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन निकालना चाहें तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल की जगह 0.44 माइनस 0.059 होल अपॉन n की जगह 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, और लॉग ऑफ Fe+2 की कंसंट्रेशन ये वाली, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -3 होल अपॉन H+ की कंसंट्रेशन 1, और 1 का कर दोगे स्क्वायर, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, 0.44। ये तो आसान था, लेकिन इसी के बाद वाला थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन होगा, और ये -3 आगे आ जाएगा, और ये log 10 बचेगा यहाँ पे, और log 10 की वैल्यू आप जानते हो कि 1 होता है। ये -3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। सारा कुछ सॉल्व करने वरने के बाद ये क्वेश्चन आज हो जाएगा 0.44 प्लस 0.0887, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.523 वोल्ट, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से अब तक क्लियर हो गए होंगे जो नॉन इक्वेशन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल है, और आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि वो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया रहेगा आपको, और मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करते हैं, वो उसमें वही है कि कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल, वही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है आपका। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोई दिक्कत नहीं है। सेल देखिए क्या है, यही सेल प्लैटिनम S /Br2 लिक्विड /Br माइनस 0.01 मोलर /H+ 0.03 मोलर हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे लिखा है 1 बार, फिर लिखा हुआ है प्लैटिनम सॉलिड। इतना लंबा आप कहोगे ये क्या, कौन सी बीमारी है सर, इतने सारे // ये क्या चीज़ है। तो ये तो हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक। इधर वाला पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन हाफ शेल, और इधर वाला पूरा का पूरा रिडक्शन हाफ सेल। ये भी बात क्लियर है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये पूरा का पूरा रिडक्शन हाफ सेल। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जब इतने कॉम्प्लिकेटेड हो और समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से ये जो इलेक्ट्रोलाइट दो दी हुई है जिसको हमें नॉन इक्वेशन में काम आती है, एक की -1 पावर है, एक की +1 पावर है, तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे -1 और +1 में। तो आपको पता है -1 से +1 होने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होते हैं, -1 से +1 जाने में 2 जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ये सब जब कॉम्प्लेक्सिटी समझ में ना आए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस केस में आप इक्वेशन लिख लीजिए। आप कहोगे सर कैसे इक्वेशन लिख लें, तो इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त आप ध्यान दीजिए कि इसका इक्वेशन लिख लीजिए। आप कहोगे सर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर मेरा सेल रिएक्शन की बात है तो ये बात तो पक्की है कि तुम ऑक्सीडाइज हो रहे हो, तो Br से Br- अगर कोई होता है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि Br- या तो यहाँ से यहाँ इसी में अदला बदली हो रही है,
तो यानी कि Br2 से Br माइनस तो नहीं होगा, Br2 पे चार्ज 0 होता है और Br माइनस पे -1 होता है। जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और यहाँ से 0 से -1 हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब 0 से -1 नहीं होगा, -1 से 0 होगा। इसका मतलब जो रिएक्शन हो रहा होगा उसमें Br जो माइनस है वो कन्वर्ट हो रहा होगा Br2 में। ये बात तो पक्की है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो या तो ये इधर बदल रहा है या तो ये इधर बदल रहा है। कैसे पता करेंगे? मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो हमेशा और हमेशा क्या बन रहा होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ रहा होगा, तो 0 से -1 नहीं, -1 से 0 ये बदल रहा होगा। अच्छी बात है। इसी के साथ साथ अब हाइड्रोजन की बात आ रही है, या तो ये इसमें बदल रहा होगा या तो ये इसमें बदल रहा होगा, लेकिन ये वाला पार्ट रिडक्शन का है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, तो +1 से 0 हो रहा है या 0 से +1 हो रहा है तो घटता है रिडक्शन में, तो +1 से 0 होगा, यानी ये इसमें तब्दील होगा। तो यानी कि ये जो है हाइड्रोजन प्लस जो है H+ जो है वो हाइड्रोजन गैस में बदल रहा होगा। अच्छी बात है, ये बात आपको समझ में आई। लेकिन इतना लिखने के बाद इसको बैलेंस जरूर कर लीजिए। मैंने कहा कब ऐसा काम करेंगे, फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा कब ऐसा लिखेंगे इक्वेशन, जब आपको समझ में ही ना आ रहा हो कि क्या करना है। पीछे वाले क्वेश्चंस भी ऐसे कर सकते हैं आप कि आप सेल रिएक्शन पहले लिख लीजिए, लेकिन मैं ये टाइम बचा रहा था आपका। लेकिन यहाँ पे जहाँ कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे ये है तो 2 कर लीजिए, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे भी 2 कर लीजिए। अब तो क्लियर हो गया। अब आपको पता हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने में 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, और यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है। तो आपको पता है कि n की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे n की वैल्यू तो आपकी 2 हो गई। साथ ही साथ आपको सब कुछ पता चल गया कि अब n की वैल्यू तो 2 हो गई। अब यहाँ पे मैंने कहा था QC की वैल्यू लिख लेने के लिए, याद करिए आपको कि जब आप वहाँ पे जो लॉग के आगे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मैंने कहा था QC लिखिए। ये आपकी ब्रोमीन गैस होती है, हाइड्रोजन भी आपकी गैस होती है। अगर मुझे इसका QC लिखना पड़े, फिर से देखिए इक्वेशन लिख लेंगे, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, दिमाग लगा करके फिर इसको QC की वैल्यू लिख लीजिए, QC की, और बैलेंस कर दीजिए। पहले इक्वेशन लिख लीजिए फिर बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने के बाद QC की वैल्यू लिख दीजिए। QC कैसे लिखेंगे, ये रिएक्टेंट वाला Br2 सीधे फिर ये हाइड्रोजन गैस और साथ में यहाँ पे Br माइनस की पावर 2 और यहाँ पे H+ की पावर 2। अब आपको पता है कि ये जो प्योर स्टेट में होता है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा 1 होती है, यानी तुम भी 1 हो गए और तुम भी 1 हो गए। तो ये जो QC की वैल्यू बची वो हो गई Br माइनस की पावर 2 और H+ की पावर 2, ये आपकी QC की वैल्यू हो गई। अच्छी बात है ये QC। आपने खुद ही कहा सिंस E इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल होता है -0.059 होल अपॉन n होता है, तो n की वैल्यू 2 हो गई आपकी। आपने खुद ही कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। लॉग ऑफ यहाँ पे QC आता है, मैंने शुरू में बताया था आपको, तो QC की जगह यहाँ पे देखिए ये आ गया Br माइनस और इस पूरे की पावर कंसंट्रेशन 2 और H+ की पावर कंसंट्रेशन 2। आप क्या गलती करते, अगर ये दिया होता तो क्या कहते, आप कहते ये वाला ऑक्सीडेशन वाला है ये वाला रिडक्शन वाला है, ऑक्सीडेशन वाले को ऊपर रख दो Br माइनस को और H+ वाले को नीचे रख दो, और फिर आप 1 दोनों पे चार्ज देखते, कहीं पे कोई ट्रांसफर नहीं करते। तो पहली बात तो Br माइनस को ऊपर कर देते, यहाँ Br माइनस कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और भी देख रहे हैं इनकी पावर्स 2 हो गई, न जाने कहाँ से। कई बुक्स में डायरेक्ट लिख दिया गया, वो भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी समझ में आया कैसे हुआ कि पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, उसको बैलेंस कर लीजिए, फिर उसका QC निकाल लीजिए, QC निकालने के बाद लॉग के आगे उसकी वैल्यू रख दीजिए। ये पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए वहाँ भी ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है, बट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहाँ तो मजबूरी है कि इस मेथड के अलावा आ नहीं सकता। अब आपको E0 ऑफ सेल निकालना है साहब। ये क्वेश्चन नंबर आपकी हो गई 1। सिंस E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ राइट वाला, E0 ऑफ राइट वाला कौन है, हाइड्रोजन, माइनस E0 ऑफ लेफ्ट वाला, E0 ऑफ लेफ्ट वाला कौन है, Br माइनस ब्रोमीन है। और आपको पता है कि E0 ऑफ हाइड्रोजन 0 होता है, और E0 ऑफ ये दिया रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रोवाइड रहेगा कि E0 ऑफ ब्रोमीन, ये आपको पक्का वैल्यू दी होगी कि E0 ऑफ ब्रोमीन जो दी होगी वो आपको दी होगी 1.08 वोल्ट। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको प्रोवाइडेड रहेगी क्वेश्चन में। तो E0 ऑफ ये 1.08 आ गई, तो यहाँ पे आपने रख दिया 1.08 पॉजिटिव में आई है, ये बात ध्यान रखिएगा, 1.08 पॉजिटिव में आई है। तो आपकी E0 ऑफ जो आ गई ये आ गई 1.08। तो आपकी जो E0 ऑफ सेल आया ये देख रहे हो आप माइनस आया, -1.08। तो आप कहोगे माइनस आ गया तो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है सर। तो फिजिबल तब नहीं होता जब ई ऑफ सेल नेगेटिव आता ना,
हमारा तो ई जीरो ऑफ सेल आया है, ई जीरो ऑफ सेल आया है। अब हम ई निकालने चलेंगे। अब ई निकालने चलेंगे तो ई ऑफ सेल, यहाँ पे ई जीरो ऑफ सेल रखना है, तो ई जीरो ऑफ सेल की वैल्यू ये जितनी आई है वो रख दी, -1.08, फिर -0.059 होल अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन। ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन आपको दी है 10⁻² और टू दी पावर 2। ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन देखिए 0.01 है, मैंने इसको 10⁻² कह दिया। अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लिखनी है, ये है आपकी 0.03 और इसकी भी पावर 2 रख दी। अब मैं चल रहा हूँ इसको सॉल्व करने, तो यहाँ पे ये हो गया 10⁻²। ये जब मैं इन सब चीज़ों को सॉल्व करूँगा, ये पूरे को लॉग को सॉल्व करूँगा, लॉग मैंने एक पूरी स्पेशल वीडियो आपको बना के दिखाई थी, तो ये आएगा 1.08 माइनस 0.059 होल अपॉन 2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरे वैल्यू को तो ये आ जाएगा 7.0457। फिर आप इसको सॉल्व करिए और अल्टीमेटली आ जाएगा -1.08 माइनस 0.208, और इसको भी सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -1.288 वोल्ट। तो ये तो निगेटिव आ रहा है, विच इज़ नेगेटिव, देयरफॉर रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। या आप लिख सकते हो कि सेल रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, सेल रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इस तरह का। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो पहले आप बहुत कंफ्यूज हो जाते, आपको समझ में ही नहीं आता। तो पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए, फिर से कह रहा हूँ बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने के बाद फिर उसका QC लिख दीजिए। देखिए किसी की वैल्यू 1 आती है, मैंने कहा था कि Br2 गैसियस स्टेट में, जो भी अपने एलिमेंटल स्टेट में होता है, प्योर एलिमेंटल स्टेट में मॉलिक्यूल होता है, उसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 रखी जाती है। तो ये भी 1, ये भी 1, और इसकी कंसंट्रेशन आप यहाँ पे रख करके इसकी ये जो QC आई इसको यहाँ रख देंगे और इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा सा आइडिया देना है आपको, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।